Hi everyone, welcome to AG History Companion. This is part 4 of chapter 6 Bhakti, Sufi and Traditions, class 12th. So part 2 and part 3 में हमने पढ़ा साउथ इंडिया में क्या रिलीजियस फॉर्मेट थे, जैसे अलवर्स एंड नयनास थे तमिलनाडु में, और कर्नाटका में वैराशिवा ट्रेडिशन था. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में क्या रिलीजियस फॉर्मेट थे. सो डाइटीज़ विष्णु और शिवा. जो डाइटीज़ फॉलो किए जाते थे वो थे विष्णु और शिवा. टेम्पल्स बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ रूलर्स. और जो टेम्पल्स वगैरह बनवाए जाते थे विष्णु और शिव जी के, वो रूलर सपोर्ट करते थे उनको बनाने में. नो अलवर्स एंड नयनार्स. और नॉर्थ इंडिया में अलवर्स एंड नयनार्स के ना ही कोई कॉम्पोजिशन मिले हैं, ना ही कोई एविडेंस मिला है. मतलब नॉर्थ इंडिया में अलवर्स एंड नयनार्स नहीं थे. राजपूत स्टेट एमर्ज. अब इसी टाइम पीरियड में राजपूत स्टेट्स एमर्ज होने लगी और ब्राह्मणाज ऑक्यूपाइड पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस परफॉर्मिंग अ रेंज ऑफ सेक्युलर एंड रिचुअल फंक्शंस. तो राजपूत स्टेट्स जब एमर्ज होने लगी तो राजपूत्स के अंदर ब्राह्मण्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, क्योंकि वो सेक्युलर और रिचुअल फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते रहते थे, तो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई. नो अटैम्प्ट टू चैलेंज देयर पोजीशन डायरेक्टली. अटैम्प्ट तो हुए उनके पोजीशन को चैलेंज करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली कोई उनको अपोज नहीं करता था. जैसे अब वैराशिवा ट्रेडिशन है, उसके अंदर वो डायरेक्ट अपोज करते थे कास्ट सिस्टम या पोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्ट अपोजिशन नहीं था. सो नो अटैम्प्ट टू चैलेंज देयर पोजीशन डायरेक्टली. नाथ जोगीज एंड सिंधास. अब उसी टाइम पे कुछ नए रिलीजियस लीडर्स आए, मतलब जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते थे, हु डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क वर गेनिंग ग्राउंड. मतलब वो भी फेमस हो रहे थे और उनको क्या बोला गया है, नाथ जोगीज एंड सिद्धास. बिलोंग फ्रॉम आर्टिसनल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वीवर्स. अब वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे, आर्टिसनल ग्रुप से बिलोंग करते थे, मेनली वीवर्स वगैरह होते थे. अब वो फेमस क्यों है, सबसे पहले तो वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते थे, एक रीज़न तो ये था. दूसरा, इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन. और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा था तो क्राफ्ट प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी. मतलब कंट्री डेवलप हो रही थी तो क्राफ्ट प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी. देन डिमांड ग्रू विद द इमरजेंस ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स. और कुछ नए अर्बन सेंटर्स आए तो क्राफ्ट प्रोडक्शन की डिमांड और बढ़ गई. तो जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनकी डिमांड बढ़ रही थी, और ये वीवर्स ग्रुप से बिलोंग करते थे, तो फिर ये भी फेमस होने लगे. और एक और मेन रीज़न है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया ऑल्सो इंक्रीजेज. अब अर्बन सेंटर्स आएंगे तो ट्रेड तो होगा. जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ने लगे, अर्बन सेंटर्स आए, वैसे वैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी बढ़ गया सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया के साथ. तो ये एक मेजर रोल प्ले करते थे आर्टिसनल ग्रुप्स, तो फिर ये फेमस होने लगे. क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास. अब इन्होंने क्या क्या ट्राई करने की कोशिश की चेंज करने के लिए. तो सबसे पहले क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास. इन्होंने जो वेदास की अथॉरिटी है उसको क्वेश्चन किया. एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. और जो वेदास वगैरह थे, ट्राई किया कि जैसे वेदास वगैरह तो मतलब संस्कृत वगैरह लैंग्वेज में होते हैं ना, लेकिन जो इनके वचन्स वगैरह होते थे या फिर जो भी अपने सेइंग्स वगैरह मतलब इनके जो भी विचार वगैरह होते थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते थे कि वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करें ताकि पीपल समझ पाए. और जैसे कि वेदास हो गया, अब वेदास संस्कृत में है, सिर्फ अपर कास्ट के लोग उनको समझ सकते हैं, वुमेन को समझ नहीं आती, या जो लोअर कास्ट के होते हैं अनटचेबल्स, उनको मतलब वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनको समझ नहीं आती. तो इन्होंने क्या ट्राई किया कि वेदास और या खुद के जो भी वो एक्सप्रेशंस वगैरह हैं वो किस में एक्सप्रेस करें, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, ताकि कॉमन पीपल भी उसको समझ पाए. डिड नॉट विन द सपोर्ट ऑफ रूलिंग इलाइट्स. लेकिन फिर भी इतना सब कुछ चेंज लाने की कोशिश की, लेकिन ये कभी भी रूलिंग इलाइट्स का सपोर्ट नहीं विन कर पाए. क्योंकि इसका भी एक और रीज़न है कि उसी टाइम पे दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था. मतलब जैसे अभी देखो कि राजपूत स्टेट्स हैं तो ब्राह्मणाज की इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी. धीरे धीरे नाथ जोगीज एंड सिद्धास एमर्ज हुए, उसी टाइम दिल्ली सल्तनत आ गई. तो दिल्ली सल्तनत आने के चक्कर में नाथ जोगी या सिद्धास तो रह ही गए, साथ में जो राजपूत स्टेट्स है और ब्राह्मणाज हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस डाउन चली गई. तो मतलब ब्राह्मणाज वगैरह भी और राजपूत स्टेट्स वगैरह भी डिक्लाइन हो गई. तो इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं. छोटा सा टॉपिक था, 3-4 एमसीक्यूज़ बनते हैं. ड्यूरिंग 12th एंड 13th सेंचुरी डैश वर वर्शिप्ड इन टेम्पल्स. 12th एंड 13th सेंचुरी में किन को वर्शिप किया जाता था टेम्पल में फॉर नॉर्थ इंडिया.
नॉर्थ इंडिया में शिवा विष्णु बोथ नन, सो दोनों को पूजा जाता था, बोथ इज राइट ऑप्शन। आफ्टर एमर्जेंस ऑफ राजपूत स्टेट डैश गेन द इम्पोर्टेंस। राजपूत स्टेट के एमर्जेंस के बाद किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिली? नाथ, जोगी, सिद्धास या ब्राह्मणास? तो ब्राह्मणास को मिली थी। रिलीजियस लीडर्स हु डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क डैश। ऐसे रिलीजियस लीडर्स जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करते थे। नाथ, जोगी, सिद्धास, ओल, तो ये तीनों ही आते हैं ओल। नेक्स्ट इज नाथ, जोगी एंड सिद्धा केम फ्रॉम विच ग्रुप? कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे वो? पीजेंट, ब्राह्मणास, आर्टिसनल, नन। सो राइट ऑप्शन इज आर्टिसनल ग्रुप, मतलब वीवर ग्रुप हो गया। नाथ, जोगीज एंड सिद्धास बिकम फेमस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्ट्स। अब इसमें और भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो फेमस क्यों है। सबसे पहले तो वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करते थे, या फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन की डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी, न्यू अर्बन सेंटर्स आ रहे थे, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी बढ़ रहा था सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ। ये तो एक 3-4 रीज़न है, लेकिन ये रीज़न अब इसमें पूछ रखा है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो ये तो सही है। सो दिस वन इज़ ट्रू।